गुड मॉर्निंग। जसके दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। कविता जैन और राजेश पालवी पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। उनके अलावा प्रशांत सावंत कैटलिस्ट वेल्थ से और निर्मल वांग से विकास सालुंके जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के लिए। बिग मार्केट वॉइसेस में आज दो खास मेहमान रहेंगे हमारे साथ। आज थोड़ा शो का नेचर टेक्निकल है। अनु जैन 361 की प्रेसिडेंट, उनसे चर्चा होगी बिग मार्केट ट्रेंड्स पर। और बिग एंड बोल्ड स्टॉक कॉल्स के लिए केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया के पास जाया जाएगा। तो ये सब कुछ इस शो में लाइंड अप है आपके लिए। पहले एक बार मार्केट का रुख करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों हाई से कोलैप्स हुए, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ा सपोर्ट ले रहे हैं। खासतौर से निफ्टी, आईटी स्टॉक्स ने अच्छा सपोर्ट दिया मार्केट को इस समय। हालांकि बैंक्स फिसल रहे हैं। और आउटसाइड द इंडेक्स अगर एक सेक्टर स्टैंड आउट कर रहा है वो है केमिकल्स। दीपक नाइट्राइट आज का टॉप गेनर। आरती इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर भी ठीक ठाक गेंस हैं। अतुल में भी ठीक ठाक गेंस हैं। उसके अलावा महानगर गैस में कल का मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ ओएनजीसी में 2% की रैली। पेट्रोनेट एलएनजी, गुजरात गैस, तो कुछ ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में तेज़ी। अभी कुछ देर पहले हमने कोल इंडिया पिक किया था, यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ रहा है। उसके अलावा एस्ट्रल आई थिंक सुबह सुबह गावस्कर का क्विक सिंगल था, वहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी है। नीचे क्या है, इंडेक्स में कोटक महिंद्रा बैंक करीब करीब 2% नीचे, सबसे ज़्यादा प्रेशर उसी की वजह से। हालांकि लोअर लेवल से अब थोड़ी रिकवरी वहाँ पर। उसके अलावा इन्फो एज, चोलामंडलम, मैक्स फाइनेंशियल और पीवीआर आईनॉक्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। वीरू जैम। और इस बीच आपके स्क्रीन पर आप देखें मात्र 34 सेकंड दूर एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज का अगर आप देखें आईपीओ, आज उसकी लिस्टिंग होनी थी। जो इशू प्राइस याद रखिएगा 281 रुपये था। इन्होंने लगभग 1500 करोड़ रुपये जुटाए थे इस आईपीओ के जरिए और करीब 23 गुना अगर आप देखें आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। केपी पोर्सन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड थी, करीब 50 गुना वहाँ पे। रिटेल में करीब 4.5, एचएनआई सेगमेंट में लगभग 32 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये आईपीओ। तो आइए देखते हैं 281 इशू प्राइस और इसके पीएस जो है आज उन पर भी नजर रहेगी। पूरा का पूरा बास्केट में यूएसएल ग्लोबल स्पिरिट्स वहाँ पर नजर रखेगी। इशू प्राइस 281 और आई थिंक अब हम लिस्टिंग की तरफ बढ़ते हुए एडजस्टेड मतलब जो फ्रीज प्राइस था वो करीब 35 रुपये ऊपर, यानी करीब 10% का अगर आप देखें तो पॉसिबल लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पे नाउ इट्स 318 रुपये पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिस्ट हुआ लगभग 13.5% का लिस्टिंग गेन, 37 रुपये ऊपर। 318 पे यहाँ पे बीएससी पे 316। अनुज, इस सेगमेंट में एक कंपनी और आई थिंक लिस्टिंग गेन ठीक ठाक है अनुज, है ना? लिस्टिंग गेन ठीक ठाक है, बस थोड़ा दिन गलत चुन लिया इन्होंने। मंगलवार के दिन लिस्टिंग हो गई, बट बाकी सब कुछ ठीक है वीरू। ब्रांड्स ठीक हैं और मेरे ख्याल से ठीक है। इस सेक्टर में वैसे ज़रूरत है हमको थोड़े से और स्टॉक्स लिस्ट हो, क्योंकि पहले एक आध स्टॉक्स ही थे। अब आई थिंक धीरे धीरे ये सेक्टर भी बड़ा बनता जा रहा है, तो और थोड़े से स्टॉक्स लिस्ट हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जी खैर, अब करीब 36 रुपये ऊपर। एक काम करते हैं, कॉल से शुरू करते हैं यहाँ पे। और हमारा पैनल पूरा का पूरा मौजूद है स्क्रीन पे। प्रशांत सावंत, विकास सालुंके फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। प्रशांत जी वीरू जी, अनुज जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पिक मेरा होगा वो ल्यूपिन होगा। ल्यूपिन अगर हम देखें तो एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, ऑलमोस्ट एक कगार पे वो उस ब्रेकआउट पे। तो यहाँ पे थोड़ा प्रीएम्प्ट करके मैं बाय रेकमेंड करूंगा। स्टॉप लॉस रखेंगे स्पॉट 1610 1610। जो टारगेट मेरा होगा वो होगा 1665 1665। और नेक्स्ट पिक जो मेरा होगा वो होगा डीएलएफ। ये सेक्टर में काफी स्ट्रेंथ है। दूसरी बात, अगर हम डीएलएफ की करंट स्विंग को देखें सो ऑलमोस्ट 62%, यानी एक स्ट्रॉन्ग मेजर प्राइस सपोर्ट पे आया है। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 812 812। यहाँ से टारगेट स्ट्रेट होगा 855 से लेके 860, जहां पे डेली चार्ट पे गैप बनी हुई है। सो दोनों मेरे रिकमेंडेशन लुपिन और डीएलएफ। लुपिन और डीएलएफ ये हो गई प्रशांत जी के पिक। आप चलते हैं विकास जी के पास। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपकी दो पिक्स। जी देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप थोड़ा सा साइडवेज देखने मिला है, बट स्टॉक में बहुत अच्छे मोमेंटम देखने मिल रहा है। मेरा पहला बाय कॉल रहेगा कमिंस इंडिया। कमिंस में हमने देखा कि कल थोड़ा सा रिट्रेस हो चुका था, बट कल इंट्राडे में एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिला। वापस 4000 के ऊपर ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 4170 के टारगेट पे कमिंस इंडिया को यहाँ पे बाय करना है। नीचे में 3910 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। एक अच्छा मूव मुझे लगता है अपसाइड में देखने मिलेगा। दूसरा रहेगा एशियन पेंट। एशियन पेंट में हमने देखा था कि कल भी अच्छा मूव देखा और लास्ट दो तीन ट्रेडिंग सेशन में 2900 के ऊपर ही अच्छे से सस्टेन भी होते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि 30
3040 के टारगेट के लिए एशियन पेंट को यहाँ पे बाय करना है। नीचे में 2850 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा है, तो 2850 के स्टॉप लॉस से एशियन पेंट को यहाँ पे बाय करना है। दोनों भी काउंटर 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय होल्ड रहेगा। मेरे को क्या मिल रहा है यार। ओके, इस बीच चलते हैं कविता जी के पास आज के 2 ट्रेड्स पिक करने के लिए। कविता जी, आप क्या पिक कर रही हैं? जी, मॉर्निंग में गोदरेज प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे और वो काउंटर 3218 3220 के ऊपर निकला है, 3253 पे चल रहा है। तो सम अप कर रही हूँ उसे, वहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 3214 का करें और 3280 के टारगेट के लिए लें। मुझे एज ऑफ नाउ जो अच्छा लग रहा है इसी सेक्टर से डीएलएफ में भी अच्छे मूवमेंट बनते हुए दिख रहे हैं। 830 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 837 842 आप डीएलएफ को देख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 827 का। मेरे सॉइल एंड गैस में ओएनजीसी है ने अपना फर्स्ट टारगेट लिया है, वहां भी अपना स्टॉप लॉस जो है वो आपको ट्रेल कर लेना चाहिए 277 पर। और यही ऑयल एंड गैस से मुझे लगता है गेल में भी एक अच्छे मूवमेंट बनना चाहिए इस समय। 225 के लेवल पर है, 227 228 के प्राइस टारगेट के लिए गेल पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 222 का। तो ये हो गई कविता जी की पिक। अब चलते हैं पालवे जी के पास। पालवे जी, आपकी 2 ट्रेड्स। तो अनुज जी, पहला ट्रेड संवर्धना मदरसन यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। जिस तरीके से स्टॉक में ओपनिंग के बाद से अगर हम देखें तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें 208 से लेके 212 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते। तो संवर्धना मदरसन फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 197.50 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पेट्रोनेट। पेट्रोनेट में भी एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। स्टॉक में अगर देखें तो पूरे सेक्टर में भी एक अच्छा मोमेंटम है यहाँ पे। तो हमें लगता है कि पेट्रोनेट यहाँ से आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट 348 350 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 335 के आसपास। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं अनु जैन के पास। एक मार्केट के बिग ट्रेंड्स डिस्कस करते हैं। 361 की प्रेसिडेंट है अनु जैन। अनु, गुड मॉर्निंग। और शानदार तेज़ी रही है मार्केट में। क्या इस तेज़ी में रहा जाए, ऐड किया जाए, बुक किया जाए? क्या क्या स्ट्रैटेजी क्या होगी? अभी पहले निफ्टी की बात करते हैं। देखिए, मेनली तो ये आपका आप रहा जाए और बुक किया जाए वो डिपेंड कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से चाहे निफ्टी ओवरस्ट्रेच लग रहा है लेकिन आप आप 4-5% 6% का करेक्शन देखते आए हैं और वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप स्लाइटली टैक्टिकल ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर भी हैं लेकिन टैक्टिकल हैं तो आप 4 से 5%, अगर थोड़ा एग्रेसिव है तो 10% कैश ले सकते हैं। बिकॉज उम्मीद है आगे ना पीछे, चाहे वो बजट के बाद हो, चाहे वो महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शंस के आसपास हो, आपको एक 10-12% का करेक्शन जो एक नॉर्मल बुल मार्केट में बहुत ऑर्डिनरी है वो मिल सकता है। तो अगर आपको थोड़ा सा कैपिटलाइज करना है तो आप 5 से 10% उस पर कैश ले सकते हैं। जहां तक कि ट्रेडर्स का सवाल है, आई थिंक अब रैली काफी नैरो हो गई है। आप अगर देखें तो रोटेशन के लिए आइडियाज ढूंढने जा रहे हैं लिटरली कि चलिए केमिकल का सेक्टर चला नहीं है या कौन कौन से सेक्टर ना चले हैं, जो जिसको कहते हैं ना भूरे के भी 19 साल के बाद समय बदलता है। इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ ट्रेड्स व्हिच आर बीइंग लुक्ड इनटू, सम फेयर सम अनफेयर। तो मेरे ख्याल से वहां पे जो डेली ट्रेडर है या जो 3-4 दिन का ट्रेड्स लेते हैं उनको खासा कंफर्ट लेवल अब नहीं रहा। तो उनके लिए अब एक स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्टली अध्ययर करने का टाइम है। और जहां तक की है, अगर हम 15-20 दिन ना ट्रेड लें तो आई थिंक दैट वुड बी द स्ट्रेट स्ट्रैटेजी व्हिच आई वुड एडवाइज। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही आपने। क्या बैंक निफ्टी पर भी सेम व्यू होगा या बैंक निफ्टी आपको लग रहा है कि कंसिडरिंग लास्ट वीक बैंक निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, उसके बाद थोड़ी सी थर्सडे ऑनवर्ड्स थोड़ी सी कंसोलिडेशन आई यहाँ पर, क्या बैंक निफ्टी तैयार है एक फ्रेश मूव के लिए? देख रहे हैं तो जो हमको फिबोनाची पे और जो पोटेंशियल दिख रहा है वो थोड़ा सा शायद अनु, थोड़ा मैं आपको यहाँ पर होल्ड करूँगा। थोड़ा सा एक फ्रेम हमारा फ्रीज हुआ है, तो एक बार उसको रीपैच कर दें, उसके बाद अनु के पास वापस जाएंगे और बैंक निफ्टी पर एक व्यू लेंगे उनसे।
मीनवाइल सेंसेक्स निफ्टी दोनों ऑलमोस्ट ग्रीन मारने की तैयारी कर रहे हैं। बैंक निफ्टी अभी भी हालांकि थोड़े से प्रेशर में ट्रेड कर रहा है। आज का स्टॉक ऑफ द मोमेंट अब बन रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का चार्ट लेकर आइए जरा स्क्रीन पर, और यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी शानदार इस समय गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का स्टॉक। ये देखिए क्या शानदार वन वे मोमेंटम गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में इस समय। वापस आई क्या अनुज हमारे साथ? ओके वीरू, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अच्छा मूव आ रहा है यहाँ पर। अनुज वाकई में पिछले अगर आप 20 मिनटों में देखें तो पहले मैंने जो कविता जी से डिस्कस किया था गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा मूव आ रहा था उसमें, और अब डीएलएफ भी इस मूव में पार्टिसिपेट करता हुआ। कविता जी आप इस कार्यक्रम में भी मौजूद हैं, अगर प्लीज़ कमेंट कुछ कर पाएँ बोथ डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे आपने कमेंट आपने कर दिए थे। डीएलएफ, अच्छा प्रशांत से बात कर लेते हैं इस पर। प्रशांत आपका व्यू डीएलएफ पे इस वक्त क्या होगा 836 डे हाई पे? दोनों में से अभी भी किसी को आई थिंक यहाँ से अपने ट्रेड के लिए कंसिडर करना हो, बेस्ट चॉइस क्या होगी? जी, अगर मैं करंट लेवल से देखूं तो वीरू जी, जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था कि ये एक अपने फिब गोल्डन सपोर्ट से बाउंस हो रहा है, जो प्राइस कॉन्सेप्ट में बहुत अहम सपोर्ट होता है। तो मेरे लिए सबसे लो रिस्क पे और बड़े रिवॉर्ड पे यही होगा। यहाँ पे सिर्फ जो बीच में एक ही हिंड्रेंस है, यानी एक ही जो बाधा होगी वो 860, जहाँ पे एक गैप है, बट 860 ये स्टॉक क्रॉस कर दे तो सीधा जो स्विंग हाइज बने हुए थे ऑलमोस्ट 890 900 यहाँ तक ये जा सकता है। तो मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से करंट प्राइस पे डीएलएफ एक बेटर बाय होगा। ओके चलिए, अनु के साथ अब वो लिंक ठीक हुआ। सॉरी अनु, वो बात हो रही थी बैंक निफ्टी पर। हाँ, तो अगर आप बैंक निफ्टी देखें या इनफैक्ट इस समय मैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को ज्यादा मद्देनजर रख रही हूँ, तो मेरे ख्याल से एक 7 से 8%, मे बी अबाउट 10% का मूव बाकी है। बट वो मूव शॉर्ट टर्म का नहीं है, वो स्लाइटली 3 से 6 महीने का मूव है। एंड आई थिंक जिस तरीके से मूव आया है वो एक जो उसका नेगेटिव बायस था वो क्लियर कर दिया है। तो एनी करेक्शंस व्हिच कम इनटू बैंक निफ्टी और इनटू द निफ्टी बैंक निफ्टी फाइनेंशियल्स, I think those are points to buy. So we positive on whether it is the insurance companies जहाँ हमको SBI Life पसंद है, या इवन थिंग्स बजाज फाइनेंस जो चला नहीं है, या आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो काफी चल चुकी हैं, बट उसमें डिप आएगा तो, लेकिन ब्रेकआउट आपको यहाँ से भी लगभग 10 से 15% का बाकी है उनमें। तो आई थिंक फाइनेंशियल्स में सेफ्टी ज्यादा है, करेक्शन वहां भी आ सकता है, लेकिन ऑन डिप्स दोज आर बेटर बाइज टू गेट इनटू। ओके एग्जैक्टली अनु जी, जब आप फाइनेंशियल्स की बात करती हैं, अभी जो निफ्टी बैंक के मूव की बात हो रही थी, इस बार का निफ्टी बैंक का मूव पूरी तरीके से स्पॉन्सर्ड बाय आई थिंक एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक चला, आईसीआईसीआई बैंक चला, लेकिन बैकफुट पे थे पीएसयू बैंक्स। अब क्योंकि अर्निंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, फिर जो एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस एंड प्राइवेट बैंक्स एंड पीएसयू बैंक्स। अब आप देखिए ना, एसबीआई का उस दिन जिस दिन 3 जून का हाई अप्रॉक्सीमेटली 940 था, अभी भी वहाँ से करीब 100 रुपये का डिफरेंशियल मेंटेन कर रहा है। इस डिफरेंशियल को मैम आप कैसे रीड कर रही हैं? रिजल्ट्स की बात है, मेरे ख्याल से मार्जिन्स जो आएंगे उसके ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा रिजल्ट में से। एंड आई थिंक जो एक हम लोग तो एक जिद्दी तरीके के इन्वेस्टर्स हैं कि जब कोई एचडीएफसी बैंक नहीं खरीद रहा था हम उसके पीछे पड़े हुए थे। एंड आई थिंक वो अभी भी अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो 1850 से 1900 इज द कंसेंसस व्यू, स्लाइटली बुलिश व्यू आपको 2000 का है। तो वो आपको एक डेफिनेट पॉइंट्स देता रहेगा ऑन करेक्शंस, इट्स अ गुड बाय। जहां तक कि बाकी सबकी बात है, आई थिंक बाकी बैंकिंग सेक्टर में आज भी हम देख रहे हैं कि कोटक करेक्ट कर रहा है, आईसीआईसीआई करेक्ट कर रहा है, तो दिस विल कंटिन्यू कि एक चलेगा दूसरा नहीं चलेगा। पीएसयू की जहां तक की बात है, उसमें एसबीआई आपको 840 पे मिल रहा है, ये आपको शायद 800 810 तक कभी करेक्शन में मिल जाए, बट ये 1000 रुपए आपको एक साल में देगा। तो अगर आपके पास वो लॉन्ग टर्म व्यू है, आपके पास वो कैपेसिटी होल्ड करने की है, और ये जो मैंने नया देखा है ना कि सबको ये एटीट्यूड है कि वो जिसको सर्फ का एड की तरह होता था, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, वो दूसरा स्टॉक चल जाता है तो सबको बड़ी एक हीन भावना आती है। लेकिन ये मार्केट है, इसमें कोई टाइमिंग से नहीं होता है, कुछ पहले चलता है कुछ बाद में चलता है। तो आई थिंक पीएसयू में भी अभी भी स्कोप है। आप एसबीआई में मूव जरूर देखेंगे, बट एक पॉइंट पे आपको जो बजट पे ये कंसर्न है कि कहीं फार्मर्स के लोन्स ना राइट ऑफ फिट से हो जाएं या कुछ है, तो आई थिंक पोस्ट बजट प्रोबेबली जब उसको क्लैरिटी मिलेगी तो आपको ये 920 930 पे अच्छी तरीके से चल जाएगा। इनफैक्ट हो सकता है कि उस समय बाकी मार्केट स्लाइटली करेक्ट करे
और अगर पीएसयूज पे कोई ऐसी नेगेटिव नहीं आए तो ये लीड करे उस समय। तो इट्स अ साइकिल, कुछ आगे चलेगा कुछ पीछे चलेगा, ओवरऑल सब आगे चलेंगे अगर मार्केट चलेगा। लग रहा है अनु जी को पिछले 1-2 दिन में कहीं कोई मुहावरों की किताब हाथ लगी है मैम। वो पहला वाला मुहावरा क्या था, वो भूरा वाला क्या था? मैं ढूंढ रहा था गूगल पे वो जाके, पर मेरे मिला नहीं मेरे को। एक्चुअली फादर बोलते थे कि बुरे के भी दिन बदलते हैं, तो लिटरली वो सेक्टर्स चल रहे हैं कि बुरे के भी दिन बदलते हैं। कि आपने देखा है कि फाइन केमिकल्स पिछले 2.5-3 साल से जिस तरीके से पिटे हैं। हाँ, ओके। अच्छा ठीक है, मैं भी इसका एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करूंगा मैम। अब बताइए सीमेंट पे मैम रीडिंग क्या है आपकी? सीमेंट को एग्जैक्टली ड्राइव क्या कर रहा है? अब खबर तो हमें नहीं मालूम, बट एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडिया सीमेंट्स का इशू दूसरा था, वो डील क्रैक जब हुई थी। ये सीमेंट के मूव को कैसे रीड कर रही हैं आप, और अभी क्या चीज करना चाहिए सीमेंट में? देखिए, आज जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, अंबुजा ने तो 700 क्रॉस कर लिया, 705-6 पे है। मेरे ख्याल से पूरे सेक्टर में है, और अगर इंफ्रा के ऊपर एक बायस रहेगा तो इन सब स्टॉक्स, चाहे वो एसीसी हो, चाहे वो चाहे वो अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनीज हो या बिरला ग्रुप की कंपनीज हो, बिकॉज नाउ दीज हैव बिकम द टू मेन थिंग्स, एंड देयर आर स्टॉक्स लाइक डालमिया भारत व्हिच हैवंट डन वेल, बट मेरे ख्याल से सब पे बायस पॉजिटिव रहेगा। एंड मेरे ख्याल से यहाँ से भी आपको एक, अगर आप देखेंगे निफ्टी में यहाँ से 15% का मूव आना स्लाइटली डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, बिकॉज सब चीजें चल चुकी हैं, बट इन स्टॉक्स में 10 से 15% का मूव अभी भी बाकी है। तो एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस डेफिनेटली ये देंगे। एंड उसमें हमारे पोर्टफोलियो में अंबुजा सीमेंट है, तो हम उसको होल्ड करते हैं सारे क्लाइंट्स के लिए। वो कैविएट एक मैं बता रही हूँ कि सारे पोर्टफोलियोज में है, तो इसलिए हमारा व्यू पॉजिटिव है। टेलीकॉम में एक मूव बहुत शानदार आ रहा है अनु इस समय। आपकी प्रेफर्ड पिक आई थिंक इंडस टावर है, लेकिन पूरे सेक्टर पर एक व्यू, और क्यों इंडस टावर पसंद है आपको? देखिए, हमारा व्यू पूरे सेक्टर पे ही पॉजिटिव है, तो हम रिलायंस भी होल्ड करते हैं, भारती भी होल्ड करते हैं। रिलायंस क्योंकि इट्स अ कंग्लोमरेट, तो वो उसका वेटेज टेलीकॉम का नहीं होता। भारती हम डबल द वेटेज, जो 3% के बजाय हम 6% होल्ड करते हैं। इंडस तो हमने पोस्ट दिस होल वोडाफोन डील की, एक तो इसका टेलीकॉम का बिजनेस है, प्लस अब भारती इसके साथ आगे जाके कंपनी के पास हम सुन रहे हैं काफी पॉजिटिव होगा। तो एक, अगर आप टेक्निकली भी देखें तो ये जो 390 का जोन है, ये क्रॉस होता है, होल्ड होता है, तो आप 430 435 तक एक मूव देख सकते हैं। उसके बाद हमें जिस तरीके से हम चार्ट्स और फिबोनाची देखते हैं और द वेव्स देखते हैं, तो मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन या स्लाइड करेक्शन के बाद ओवरऑल ये ओवर एक साल ये आपको 500 के ऊपर भी दे सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द सेक्टर स्टॉक्स की हम पीपल बीटा के लिए शायद वोडाफोन खेलते हैं, हम बीटा के लिए प्रोबेबली इंडस टावर्स फ्रॉम द सेक्टर देखेंगे। तो हमारे पास ज्यादा वेटेज शायद भारती पे है, बट एक स्मॉल हाईली बीटा वेट वर्जन ऑफ इट इज इंडस टावर्स। ओके, चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा आज कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, तो इस कन्वर्सेशन को हम यहीं एंड करेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और कुछ और स्टॉक्स की और बिग बोल्ड कॉल्स की बात करते हैं। सबसे पहले जोड़ लेते हैं सुशील केडिया को हमारे साथ। केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो आपको नए ऑफिस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक अभी तो आप हमारे साथ पुराने ऑफिस से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले तो उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। ओके, अब आप एक काम करते हैं, क्योंकि एक मुझे याद है जब मैं आपसे रॉकेट स्टॉक्स लेता था पिछले साल मई में, हमारी ये बात हुई थी। आपने एक 10 बैगर आइडेंटिफाई किया था, GTND। उस दिन रेट था 127 रुपये, आज रेट है 1500 के पार। मतलब वो 10 बैगर से ज़्यादा ही बन के आया। तो पहले तो वो कॉल बहुत शानदार है, एक बार लेकर आइए उस स्टॉक को और उसका 1 साल का चार्ट GTND का। पहले तो आज इसी से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक शानदार रिटर्न्स बने होंगे करीब करीब 14 महीने में इन्वेस्टर्स के। क्या यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करा रहे हैं आप? हाँ, अब यहाँ से हमने अपने निवेशकों को सलाह दे दी है कि अगले 10, 15, 20% के लोभ में पैसा 10 गुना हो जाने के बाद बाट लगा के जोहते रहना सही नहीं है। रोज थोड़ा 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 करके एग्जिट्स
लेना चाहिए। कोई ने 10% नीचे लिया हो, ये सलाह उसके लिए नहीं है, पर जो इतनी मोटी मलाई खा के बैठे हैं कि 10 गुना हो गया स्टॉक, तब 15-20% की हम वार नहीं देखेंगे, हमने अपना बेचना शुरू कर दिया। अब अगला सवाल अगला GE-TND क्या है फिर? क्योंकि अब एक्सपेक्ट करेंगे ना, यहाँ से बुक करेंगे तो कहीं तो लगाएंगे पैसा। अब देखो, ऐसा ना अनुज, महालक्ष्मी जी के मंदिर जब जाते हैं ना, तो पुजारी को फोन नहीं कर सकते कि आज बादाम की बर्फी है तो ही आएंगे आरती में। जो प्रसाद देगा बाजार वही खाना पड़ेगा हमें। तो इस स्तर पे बाजार के 10 बैगर्स खोजना दुस्साहस ही नहीं है। ये बिल्कुल वासना से लिप्त विचार लगता है, क्षमा करिएगा मेरे कठोर शब्दों पे। यहाँ बाजार पे हम्बल होने की जरूरत है। फ्रूगल रिटर्न्स बचे हैं, 30-40% के ट्रेडिंग स्विंग्स, 50% तक के भी कैश में कुछ स्टॉक्स में मिल सकते हैं, पर ये मल्टी बैगर्स ढूंढने की ख्वाहिश उचित नहीं लगती अब यहाँ पे। ओके, अभी मल्टी बैगर्स को लोकेट करने की और उनको खोजने की जो गुंजाइश अभी सुशील जी को लग नहीं रही है। अच्छा सुशील जी, अब एक काम करते हैं, पहले इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू लेते हैं, फिर इस मंत्रणा को थोड़ा सा और उसका जो स्वरूप है बढ़ाएंगे। निफ्टी बैंक पर आपका व्यू, दोनों पर प्रोजेक्शंस क्या कह रहे हैं आपको, और स्पेशली अब जब निफ्टी को एक एडवांटेज निफ्टी IT का मिल रहा है इस मद्देनजर। तो पीसीआर से अनुरोध है, कृपया मेरे स्क्रीन से जो चार्ट दिख रही हैं उन्हें प्रक्षेपित करें। बैंक निफ्टी की चाल हमें बड़ी घातक लगने लग गई है अब। और जब किसी इंडेक्स के कंस्टिट्यूएंट्स भी सारे के सारे एक साथ अलाइंड हो, यानी स्टॉक्स के कोरिलेशंस जब स्ट्रांग हो जाए, तो बड़ा ट्रेंड बन सकता है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी ने अपना टॉप बना दिया हो, और फिलहाल के लिए एक बार हम जो करेक्शन शुरू हो चुका है बैंक निफ्टी में, करीबन 49,700 तक की इमीडिएट ड्रॉप देखते हैं। और उसी के साथ साथ निफ्टी की भी चार्ट अगर आप देखो, ये उसके साथ साथ निफ्टी में नहीं लगता है कि जगह है 23,200 के नीचे एक बार फिलहाल जाए, और उसके बाद निफ्टी हो सकता है वापस एक नया हाई बना दे 23,700 तक का। पर बैंक निफ्टी मुझे लगता है धोखा दे जाएगी, और इसके जो भी रिबाउंड होंगे वो बड़े कमजोर होंगे। हो सकता है वो आगे हमको हर वीक आपसे इस पर अपडेट्स करने होंगे। हो सकता है कि बैंक निफ्टी का पिछले सप्ताह जो टॉप आ गया उसको दोबारा रिविजिट किए बिना बैंक निफ्टी 45-44 हजार भी चली जाए, तो बैंकों के अंदर बड़ी नरमी लग रही है। चाहे आप ICICI, SBI, HDFC, कोटक, एक्सिस, जो जी में आए बेच दो। और क्यों? इसको क्यों का आंसर है कि मेरा पान वाला और मेरे न्यूज़पेपर वाले ने भी, सबको पता है कि बैंक में पैसा बन रहा है और बनते जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तो IT के स्टॉक्स जो है वो हो सकता है निफ्टी को एक डिप के बाद नए हाई की तरफ ले जाए और बैंक हमें धोखा दे जाए। ओके, ठीक है। अब जब आप कह रहे हैं सुशील जी के माइट भी IT के स्टॉक्स जो हैं वो निफ्टी को ऑल टाइम हाई पे ले जाएं, तो इस तेज़ी के पिलर्स कौन कौन से होंगे? अगर लार्ज कैप IT में और मिड कैप IT में थोड़ा सा बाइसेट करके आप समझा पाए तो, इस अर्निंग सीजन के दौरान, उससे पहले या फिर उसके बाद। अगले 10-12 दिन तो करेक्शन की संभावना ज्यादा है, और उस करेक्शन के उपरांत चाहे विप्रो हो, TCS हो, इन्फोसिस हो, थोड़ा थोड़ा जो नीचे दबेंगे, और HCL टेक भी है, ये सारे के सारे काफी ज्यादा अगले 2-3 महीने में भाग सकते हैं। इंडाइसेस के विपरीत भी, या जब जब निफ्टी में थोड़ा रिबाउंड आएगा IT के स्टॉक्स बहुत ज्यादा भाग जाएंगे। आप इन चारों पांचों में अगर मेरी बेस्ट पिक पूछो तो मुझे लगता है HCL टेक ऊपर में कहां तक चला जाएगा, वो आंकड़े अगर आज अभी मैं बोलूं तो आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है। तो हम पुलबैक्स में IT तो दबा के लेंगे, जिसमें HCL टेक नंबर 1 चॉइस है। मिड कैप और स्मॉल कैप ITs भी सारे के सारे चलेंगे। वो देखिए, सेक्टर रोटेशंस है, तो जो IT चला ही नहीं और वो आश्चर्यजनक चने से चल पड़ा, जो हमने एकदम बॉटम पे तेजी पकड़ी, अब वो स्ट्रेंथन होगी आफ्टर सम पुलबैक। एक बार अगले 8-10 दिन के लिए कोई बैंक निफ्टी अकेले ही घट जाएगी 2,000 पॉइंट, ऐसा थोड़े होता है। वो थोड़ा सा करेक्शन एक बाजार में आने के बाद हम IT में वापस दोबारा से नई तेजी करेंगे। सेक्टर्स की बात करते हैं, एक तो पहले केमिकल से शुरुआत करेंगे। आज केमिकल्स में अच्छे खासे मूव आ रहे हैं सुशील, यहाँ पर कोई बुलिश बेट्स होंगी आपकी? आई थिंक आपके 2-3 स्टॉक्स रहे हैं यहाँ पर फेवरेट्स। हाँ, तो केमिकल्स में घूम फिर कर सारे स्टॉक्स देखिए, वो जो F&O में भी अगर उनको कैटेगराइज कर दिया गया है, तो उनका इस तरह का ट्रेडिंग स्ट्रक्चर नहीं है, वो प्राइस मूवमेंट्स उस तरह के नहीं कि प्रॉपर लिक्विडिटी मिले जिसमें आप एकदम गेट इन गेट आउट वाली ट्रेडिंग करें। उसमें खाली
ट्रेडिंग के अंदर एग्जीक्यूशन कॉस्ट, स्टॉप लॉस और ब्रोकरेज में पैसे लगते जाते हैं। तो हमारी सलाह हमारे क्लाइंट्स को यही रही है कि उनको डिलीवरी उठा के पकड़ के बैठो, या डिलीवरी जितनी क्वांटिटी को बेचो, तो चाहे वो नवीन फ्लोराइन हो या वो अमाइंस के स्टॉक्स हो या कोई सा ही आप ले लो। मतलब कोई भी मुझे केमिकल का स्टॉक एक भी ऐसा नजर नहीं आता है जिसको आप बेच के या शॉर्ट करके पैसे कमा लोगे। आगे पीछे सब में लगातार बार बार घूम फिर के तेजी बनी हुई है। और वो भी इंडाइसेस देखिए, अगर इंडेक्स 5% 10% घट गई, मान लो कोई कारण से इंडेक्स 10% घट गई, ये केमिकल के स्टॉक 6% 7% 5% घट जाएंगे और इंडेक्स में खाली 5% का रिबाउंड आएगा, 15 20% भाग जाएगा। तो सुपरलेटिव आउट परफॉर्मेंस सेक्टर में आईटी के बाद हमारा दूसरे नंबर के पायदान पर केमिकल्स पे गहरा तेजी का मन है। और दूसरा जो मेरा आपसे मन था बात करने का वो था कुछ ये ऑटो एंसिलरी टायर स्टॉक्स, यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी रही है, इधर कोई प्रिफर्ड आइडियाज़? हाँ देखिए, एक जो एमआरएफ पे जिस पे हम बहुत ज्यादा तेजी का मन बना के बैठे थे, खाली वही अभी तक दबा हुआ है। और सीएट टायर्स भी हमने लिया था, सीएट उछल गया, अपोलो उछल गया, जेके टायर उछल गया। तो एमआरएफ ने क्या कसूर किया है? अब ये जैसे 1,33,000 के ऊपर एमआरएफ जाएगा तो हम अपनी पोजीशंस को डबल करेंगे और हो सकता है 1,75 नहीं तो 1,65 तक ये चला है। एमआरएफ लैगार्ड है टायर्स का, बाकी तो सारे टायर्स भाग चुके हैं बिल्कुल। टायर स्टॉक्स भाग चुके हैं, एमआरएफ वगैरह देखें लगार है, लेकिन अपोलो ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। अच्छा, एक दो स्पेस पे और आते हैं यहाँ पे सुशील जी, जहाँ पर थोड़ा सा अब एक सेंस लेना बनता है आपका। आप देखिए जीएमआर एयरपोर्ट्स, इंडिगो, इनमें फिर एक मूव आ रहा है और बात करते करते जीएमआर एयरपोर्ट्स फिर डिहाई की ट्रैजेक्टरी में। मैं बात तो आपसे पीवीआर पे भी करना चाह रहा था, लेकिन जीएमआर एयरपोर्ट्स से पहले आपका टेक देना चाहूँगा। इट्स 9830, ये ऑलमोस्ट अब इस वक्त इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे, और हिस्टोरिकली ये प्राइस था जनवरी 2008 में। ये चार्ट क्या कह रहा है सर? अगर पीसीआर मेरे स्क्रीन से इस जीएमआर की चार्ट को दिखा सके तो हमारी ये पहले से प्लॉट की हुई है, ये यहाँ से तेजी करके हम यहाँ निकल गए और अब हम इंतजार में कि हम उसको बेचेंगे। अगर सिग्नल आएगा तो लेना तो है नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट में मैं इंडिगो में अनुज के साथ सहमति में हूँ कि एक बार 10-12% का उछाल इंडिगो में शुरू हो चुका है, जो यहाँ से अगला पड़ाव 4,950 4,980 तक इंडिगो की चार्ट जा सकती है। एक चीज बीच में कहना चाहूंगा अनुज, जो आपने मल्टी बैगर्स की बात पूछी ना, 10 बैगर्स तो देखिए कोई नसीब से हाथ लग जाती है चीजें, पर आप ही के ग्रुप के जो 2 स्टॉक्स हैं, डिस्क्लेमर जरूर इश्यू कर दीजिए। हमने पिछले रविवार को अपने क्लाइंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में आपके ग्रुप के जो 2 स्टॉक्स हैं, नेटवर्क 18 और टीवी 18, इन दोनों में 75 से 80% तक का 3 महीने में ट्रेडिंग बेट का एक उछाल रेकमेंड किया है कि डिलीवरी उठाओ और ट्रेडिंग किए बिना बैठो इसको 3-4 महीने। तो 70 75 80% तक की चाल आपके ग्रुप के दोनों स्टॉक्स की चार्ट पर लगती है। चार्ट्स बड़ी सुडौल और मजबूत है। ओके, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे प्लीज़, क्योंकि ये सुशील जी की राय है, बट इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन इन्हीं कंपनियों के पास है और अल्टीमेटली इट बिलोंग्स टू आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो प्लीज़ एक निजी राय ज़रूर सम्मिलित रखें इस पे, इस ट्रेड पे या फिर किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट कॉल पे। अब आते हैं सुशील जी एक दो ऐसे और आई थिंक चंक जहां पे आप लोगों ने शॉर्ट बटन पहले से ही प्रेस कर रखा है, और वो है मेटल्स। मेटल्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? सारे के सारे लोअर टॉप बना चुके हैं, बिल्कुल थके हुए हैं। और मेटल्स के अंदर में भी देखिए, जो ऊपर और नीचे दोनों साइड की चाल ना बड़ी स्मूथ नहीं आती, बहुत नॉइजी है ये। तो थोड़ी छोटी साइज की पोजीशन कंपेयर टू बाकी स्टॉक्स में आप लेते हैं तो मुझे लगता है, चाहे आप एचडीएफसी यहाँ से हिंडाल्को शॉर्ट कर लो, चाहे आप टिस्को शॉर्ट कर लो, चाहे आप जेएसडब्ल्यू स्टील शॉर्ट कर लो, तो जैसे बाजार का अगला करेक्शन रंग लेगा, जो किसी भी टाइम शुरू हो सकता है, तो हमारी फेवरेट शॉर्ट्स मेटल्स के कोई भी स्टॉक आपको मनपसंद जो आए उसको शॉर्ट करो। 10-12-15% मौके पर 18-20% तक भी अगले राउंड में मेटल्स में नीचे का करेक्शन मुझे दिखता है। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे स्टॉक्स पर बातचीत करने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। अगले ट्यूसडे को दोबारा आपसे बातचीत होगी। अब शो को यहाँ समेट लेते हैं। मार्केट वापस थोड़ा ग्रीन में आया, लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी, मिड कैप्स में भी रिकवरी, लेकिन प्रेशर में इस समय आज बैंक निफ्टी है, क्योंकि 2 बड़े बैंक्स में प्रेशर है, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। नीरज जी के पास चलते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। और एडवांस डिक्लाइन तो अभी भी बहुत फेवरेबल है, ठीक ठाक है। हाँ, लगता है सेकेंड हाफ तक रिकवरी हो जाएगी,
क्योंकि मोमेंटम स्ट्रांग है हाँ, और momentum डे बहुत strong अगर डे लो बचा रहा तो शायद रिकवरी आ जाए, पॉसिबल है, डे लो बचा रहा तो। डे लो बचा, तो भाई नज़र रखेंगे हम लोग कि डे लो बचा रहे। और इस वक्त ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं आपका निफ्टी और सेंसेक्स, और बैंक निफ्टी लेकिन 350 पॉइंट नीचे है अभी। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन उससे पहले